आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल अद्भुत जीके एंड स्टडी में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास 9 के वीवीआई क्वेश्चन जो 5 जुलाई को आने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, जो देखिए, तरंगधैर्य को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे निरूपित किया जाता है तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। यहाँ पर 2 को लिखा हुआ है, आप एक ही को मान लीजिएगा, मिसप्रिंट है। तो देखिए, 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 विलयनों के बीच की दूरी को तरंगधैर्य कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। लैम्डा जो इस प्रकार होता है उसे लैम्डा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। यानी Na जो है Na+ है, इसलिए ये Na एक त्याग कर देता है, एक संख्या को त्याग कर देता है। जो Na का द्रव्यमान होता है 11 होता है, तो एक संख्या को त्याग कर देता है, इसीलिए Na+ की परमाणु संख्या 10 होती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जो होता है 2 और 8 होता है। और जो ये वाला होता है इसको ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है मृदा मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। मृदा जो है, मिट्टी जो है, किस प्रकार निर्माण होता है। तो देखिए, मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए, सूर्य पत्थर को गर्म करता है जिससे वह प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय पत्थर सिकुड़ जाते हैं, इससे उसमें दरार पड़ जाती है और वह टूट जाता है। ये जो पहला पॉइंट था आप देख लिया। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सूर्य के ताप से बनी दरार में पानी भर जाता है तो वह दरार को चौड़ा कर देता है। बहता हुआ वह जमा हुआ पानी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है हवा से पत्थर के टुकड़े आपस में टकरा कर और भी छोटे टुकड़ों में बढ़, यहाँ पर बैट लिखा हुआ है, यहाँ पर बट होगा, बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन मतलब पॉइंट 4 कह रहा है जो पत्थर को चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और मिट्टी के परत का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो है मृदा मिट्टी का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है। आप देख लीजिए, नोट डाउन करते जाइए और याद भी करते जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। और यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है कि आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में वह कितनी बार कंपन करेगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवृत्ति 100 हर्ट्ज दिया हुआ है, जो कि 100 कंपन प्रति सेकंड करता है। 1 सेकंड में कंपन 100 बार करता है। तो देखिए, 1 मिनट में कंपन की संख्या होगी 100 × 60 बराबर 60,000। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संयोजकता तथा संभारी क्या है? उदाहरण सहित परिभाषित करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि संयोजकता किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होती है, जो कि मैंने Na+ में बताया था। तो उसी प्रकार है ये। अब संभारिक देखते हैं। संभारिक अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। उदाहरण कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों का परमाणु भार 40 होता है, लेकिन दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, अतः कार्बन तथा नाइट्रोजन संभारिक है। जैसा कि हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कार्बन के जो परमाणु संख्या नीचे वाला जो होता है वो परमाणु संख्या होता है। मान लिया नीचे वाला जो है परमाणु संख्या 6 है और ऊपर वाला 12 है, मान लिए। अब देखेंगे नीचे वाला, देखिए नीचे वाला जो है 6 है और ऊपर वाला 12 है। तो इसमें जो परमाणु संख्या अलग अलग होता है। नीचे 7
ऊपर 12, ऊपर सेम होगा, जो द्रव्यमान होता है वो सेम होगा, लेकिन नीचे वाला जो परमाणु संख्या होगा वो अलग अलग होगा। इसी को संभारिक कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, S8 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। ये S जो है सल्फर, S8 का ये S कैट है, ये S8 लिखा हुआ है तो 8 लिखें, और S का जो द्रव्यमान सल्फर का जो द्रव्यमान होता है 32 होता है, इसलिए 32 गुनी 8 256 U इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। ये भी उसी प्रकार है, H2O का मोलर द्रव्यमान, यानी H यहाँ पर है, H कई ठो है, 2 ठो है, H के बाद कितना है 2 है, तो हमने 2 लिखा, और H कई ठो है, 1 ठो है, यानी H का द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है, इसलिए हमने 1 लिखा, प्लस करके O कई ठो है 1 ठो है, O जो है कई ठो है 1 ठो है, इसलिए हमने 1 लिखा है। इसके बाद गुणी करके O का जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, इसलिए हमने 16 लिखा। इसके बाद 2 + 2 एकम 2 और 16 एकम 16, 2 + 16 = 18। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। मोलों की संख्या कितना दिया हुआ है 0.5 मोल, 0.5 मोल दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का जो मोलर द्रव्यमान इस प्रकार होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना बताया था मैंने, 16 बताया था, 16 गुणी 2 से हमने गुणा किया 32 ग्राम, और इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुणी मोलों की संख्या। जो मोलर द्रव्यमान और मोलों की संख्या, मोलर द्रव्यमान कितना है 0.5 गुनी मोलों की संख्या 32 है, तो हमने इसको गुना किया तो 16 ग्राम आया। ये सही आंसर है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। जो जल चक्र है उसका चित्र बनाना है और उसके बारे में बताना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 3 भाग जल एवं 1 भाग स्थल है, और यह जल समुद्रों, नदियों और झीलों में है। पहला पॉइंट देखिए, जब सूर्य का प्रकाश इस जल पर पड़ते हैं तो यह जल वाष्प बनकर उड़ता रहता है। जब सूर्य का प्रकाश जल पर पड़ता है तो वह वाष्प बनकर उड़ता रहता है। और दूसरा पॉइंट देखिए, फिर जब यह वाष्प ठंडे हो जाते हैं तो यह बादल का रूप ले लेते हैं, जिससे वर्षा होती है, और यह जल फिर हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाती है, जिससे जलचक्र कहा जाता है। और यह प्रक्रिया चलते रहती है, जिससे हमें हमेशा पानी मिलता रहता है। अतः जल एक नवीकरणीय संसाधन है। ये हुआ दूसरा पॉइंट। जो इसका जल चक्र का चित्र इस प्रकार बनाना है, देखिए यहाँ पर जल चक्र का चित्र इस प्रकार बनाना है। देखिए यहाँ जो नीचे नदी है, समुद्र है, समुद्र से जो सूर्य का ताप पड़ रहा है वाष्पीकरण होकर बादल में जा रहा है, बादल से लेकर संघनन हो रहा है, और फिर वर्षा हो रही है, वर्षा होकर फिर धरातल में आ रहा है, नदी में आ रहा है, फिर समुद्र में आ रहा है, फिर उसी तरह यही है जल चक्र। देखिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, संक्रामक रोग जो होते हैं वायु के संपर्क में आने से फैलते हैं, उसे ही संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे वैसे रोग जिसका कारक सूत्र अजीब होते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे मलेरिया, कोरोना, फ्लू इत्यादि। जो कोरोना जो हाल फिलहाल में आया था वो वायु के संपर्क में आने से फैलता है, और मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से, और फिर वो भी वायु के संपर्क में आने से ही फैलता है, जो संक्रामक रोग में ही आता है। तो देखिए अब कुछ असंक्रामक रोग, देखिए असंक्रामक रोग क्या कह रहा है, वैसे रोग जिसका कारक सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे खून की कमी, मधुमेह, गठिया इत्यादि, ये जो है असंक्रामक रोग है, वायु के संपर्क में नहीं आने से फैलता है ये सब। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको बनाना है तो देखिए, पहले यहाँ पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है। तो सबसे पहले देखिए, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ तक जो है हमने आंसर लिखा, और आगे लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है हाफ mv² होता है। तो हमने माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग से गतिशील है। वस्तु में F बल लगाने पर
जो इसका फॉर्मूला आता है कार्य बराबर बल गुनी विस्थापन। इसको लिखते हैं W=F/s। और गति के दूसरे नियम में जो है W=ma/s लिखा हुआ है, जो इस प्रकार लिखते हैं चूँकि F=ma। ये हमने समीकरण 1 माना, ये हमने समीकरण 1 माना है। अब आगे देखते हैं। आगे चूँकि वस्तु विरामावस्था में है, वस्तु जो है विरामावस्था में, इसलिए u 0 हुआ। हम जानते हैं v² + u² = 2s होता है, इसलिए v² + o² = 2s, v² = 2s, 2s = v², s बराबर हुआ v²/2a, ये हुआ। तो देखिए अब समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से W=ma/s, ये गति का दूसरा नियम का फॉर्मूला है। W=ma/s जो बराबर ma v², हमारा आया था यहाँ पर आया v²/2a यहाँ पर आया। तो यहाँ पर a को हमने काट दिया तो कितना बचा, यहाँ पर m बचा और यहाँ पर v² बचा। यहाँ पर जो है यहाँ पर m बचा और यहाँ पर v² बचा। तो देखिए यहाँ पर m बचा और यहाँ पर 2 बचा, यानी 2 के ऊपर में जो है हमेशा 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर हुआ ½ mv², ये हमारा आंसर आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को, एक तरंग की आवर्ती और आवर्तकाल को परिभाषित करें। तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवर्ती और वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये भी बनाना है। देखिए आवर्ती, किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। देखिए अब आगे भी बनाना है। देखिए किसी आवर्तकाल को भी, किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का ऐसा मात्रक सेकंड होता है। और देखिए तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवर्ती और वेग के बीच संबंध बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है संबंध जो है, माना किसी तरंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा, इसको हम लैम्डा कहते हैं, लैम्डा है जो v वेग से गतिशील है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है तरंग वेग बराबर तरंगदैर्घ्य बटे आवर्तकाल। ये होता है फॉर्मूला। अब देखेंगे। देखिए तरंग वेग यानी v और तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा, आवर्तकाल मतलब t यानी टाइम। तो v बराबर 1/t गुणी लैम्डा, ये हमने समीकरण 1 माना। अब आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल होता है, यानी आवर्ती n बराबर 1/t होता है। तो समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 से v बराबर 1/t गुणी लैम्डा, समीकरण 1 में जो था लैम्डा था, तो इसको ही हमने गुणा करके लिखा v = n लैम्डा, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए इस प्रकार आप लोग लिखिए और समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। 46 ग्राम सोडियम है, परमाणु में कणों की संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर इस प्रकार है। देखिए दिया गया द्रव्यमान 46 ग्राम है, हम लोग को दिया गया है 46 ग्राम द्रव्यमान, और सोडियम का मोलर द्रव्यमान होता है 23 ग्राम। सोडियम का जो मोलर द्रव्यमान होता है 23 ग्राम होता है, और इसका फॉर्मूला है कणों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणी एवोगाड्रो संख्या। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है बराबर दिया गया द्रव्यमान कितना है 46 है, और सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना है 23 है। हमने इसको और गुणी में लिखा एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुणी 10⁻23। तो देखिए यहाँ पर हमने काट दिया 23 को और 46 को, 23 दूनी 46, और यहाँ पर देखिए हमने काट दिया इसका 23 दूनी 46 से काटा 2 गुणी और एवोगाड्रो, यहाँ पर 2 आया, इसका एवोगाड्रो संख्या यहाँ पर हमने लिख दिया, और यहाँ पर 6 दूनी 12 हुआ। उसके बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट था इसलिए हमने पॉइंट बैठा दिया, 0 था 0 बैठा दिया,
और 2 और 2 हमने गुणा किया, 2 2 4 आया, फिर 2 और 2 गुणा किया, 2 2 4 आया। इसके बाद गुणी में जो यही था वही लिख दिए, 10 पावर 23, ये हुआ आंसर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा कह रहा है प्रतिरक्षीकरण क्या है, प्रतिरक्षीकरण जो है वो क्या है। तो देखिए, जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन कहते हैं। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। समस्थानिक जो है आप क्या समझते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि समभारिक, समभारिक क्या ये उल्टा है। समस्थानिक से आप क्या समझ, ये उल्टा है समस्थानिक। तो देखिए उदाहरण के साथ व्याख्या करें तथा समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखें। तो समस्थानिक जो है समभारिक का उल्टा है। देखिए समस्थानिक वह तत्व है, यहाँ पर चीन लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं, जिनकी होगा, जिनकी। देखिए यहाँ पर समस्थानिक वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो इसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर भी बताया था और फिर आप लोगों को उदाहरण के बारे में बता रहा हूँ। देखिए समस्थानिक में जो है परमाणु, नीचे वाला जो कहते हैं परमाणु, ऊपर वाला कहते हैं द्रव्यमान। तो समस्थानिक में होता है क्या है कि परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होती है। परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होती है, उसे ही समस्थानिक कहते हैं, उसे ही समस्थानिक कहते हैं। आप लोग को याद रखना है। अगर देखिए अगर ये ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा और नीचे वाला अलग अलग रहेगा तो उसे हम समभारिक कहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर समस्थानिक के 3 उपयोग के बारे में देखते हैं। समस्थानिक के 3 उपयोग, समस्थानिक के 3 उपयोग देखते हैं। तो पहला उपयोग है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। और दूसरा है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और हमारा तीसरा जो है घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का जो है लास्ट क्वेश्चन था। और मैंने आपको क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन और यहाँ पर 3 और 5 नंबर वाला क्वेश्चन करा दिया है क्लास 9th का। आपको टेंशन नहीं लेना है, आप एग्ज़ाम देने जाइए, आप इसको याद कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।